चिकपी की बात करेंगे भाई। सीरियल्स क्रॉप सभी कंप्लीट हो गई, ना करते सभी सीरियल क्रॉप हमने निपटा दी। ठीक है, अब पल्सेस क्रॉप को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे चिकपी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पल्सेस क्रॉप में। देखो भाई, चिकपी को और क्या कहा जाता है? ग्राम के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको बंगाल ग्राम भी हम कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चना। ठीक है, शुरू करें फिर। देखो भाई, चिकपी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है देसी चना या देसी ग्राम, या फिर इसी को कह सकते हो आप ब्राउन ग्राम। ठीक है, दूसरा होता है आपका काबुली ग्राम, या फिर इसको कह सकते हैं आप वाइट ग्राम। ठीक, अब देखो, देसी ग्राम का बॉटनिकल नेम, काबुली ग्राम का बॉटनिकल नेम, देसी ग्राम की सीड रेट, काबुली ग्राम की सीड रेट। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, इनकी जो खेती है, इनका जो कल्टीवेशन है वो लगभग सेम ही है। लगभग इसलिए कहा क्योंकि कुछ चीज़ों में डिफर करती है, जैसे कि सीड रेट दोनों की अलग है, स्पेसिंग दोनों की अलग है, बॉटनिकल नेम दोनों का अलग है। तो थोड़ा सा बस जो अलग चीज़ें हैं उनको सेपरेट पढ़ लेंगे, बाकी सब कुछ कॉमन है। ठीक, तो देसी ग्राम, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसको कहते हैं सिसेर एरिटिनम। क्या है बॉटनिकल नेम? सिसेर एरिटिनम। ठीक है भाई, ओह सॉरी, सिसेर एरिटिनम। ठीक, काबुली का बॉटनिकल नेम क्या है? सिसेर काबुलिकम, सिसेर काबुलिकम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 14, 2n=14। काबुलिकम में क्रोमोसोम नंबर है 16, 2n=16। आप लोगों ने देखे होंगे, जो देसी चना होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, जो काबुली चने होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। जो देसी चने होते हैं उनके साइज छोटे होते हैं, और काबुली चने जो होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं। वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। फैमिली की बात करो भाई, फैमिली एक ही है। जैसे हमने बात की थी सीरियल्स क्रॉप, कोई भी सीरियल क्रॉप हो सबकी फैमिली एक ही थी, पोएसी या फिर ग्रैमिनी। ठीक उसी तरह से जितनी भी पल्सेस क्रॉप है, चाहे वो चिकपी क्यों ना हो, कोई भी पल्सेस क्रॉप हो, सबकी फैमिली एक ही है, और फैमिली है फैबिएसी और लेग्यूमिनेसी। फैबिएसी नया नाम है, लेग्यूमिनेसी पुराना नाम है। तो फैमिली क्या है यहाँ पर? फैबिएसी या फिर लेग्यूमिनेसी। ठीक है, और देखो भाई, ओरिजिन पे आ जाओ। ओरिजिन दोनों का एक ही है। अब बार बार मैं दोनों शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है वो सबकी दोनों के लिए है, जो सेपरेट होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओरिजिन मैंने आपको बताया था जब वीट के बारे में हम पढ़ रहे थे, वीट, बार्ले, ग्राम, बकवीट, इन सब का ओरिजिन एक ही है, और वह है साउथ वेस्ट एशिया। याद रखना आप, साउथ वेस्ट एशिया, ये इसका ओरिजिन है। ठीक, इनफ्लोरोसेंस की बात कर लो भाई। इनफ्लोरोसेंस का मतलब उसका फ्लावरिंग पार्ट। यहाँ पर इनफ्लोरोसेंस होती है रेसिम एक्सिलरी। ठीक है भाई, रेसिम एक्सिलरी या फिर एक्सिलरी रेसिम, रेसिम एक्सिलरी का हो या फिर एक्सिलरी रेसिम का हो, एक ही बात है। ठीक है भाई, इनफ्लोरोसेंस देख लिया। और देखो, चिकपी एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, और ये एक C3 प्लांट है या C3 क्रॉप है। इसके अलावा ये लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है भाई, टेस्ट वेट की बात कर लो। अब टेस्ट वेट दोनों का अलग अलग रहेगा। देसी ग्राम का टेस्ट वेट अलग रहेगा, काबुली का अलग रहेगा। देसी ग्राम का टेस्ट वेट होता है 140 से 260 ग्राम, और काबुली का होता है 260 से 450 ग्राम। ठीक है, तो 140 से 260 ग्राम ये होता है देसी चने का, और 260 से 450 ग्राम होता है आपका काबुली चने का। ये टेस्ट वेट आप लोग इसको याद रखना, टेस्ट वेट पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और देखो, जर्मिनेशन, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है।
चिकपी के अंदर जर्मिनेशन होता है इपीजियल, एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है जब कॉटिलिडन सॉइल सरफेस से बाहर आ जाए, और हाइपोजियल का मतलब होता है कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के नीचे रहे। मैं एक काम करूंगा, इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इनके ऊपर इनके बीच में डिफरेंस क्या है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। अभी उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो अपन चैप्टर से भटक जाएंगे। अभी बात करते हैं चिकपी की। चिकपी के अंदर कौन सा जर्मिनेशन होता है? इपीजियल टाइप का, ये आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। रूट की बात कर लो यहाँ पर, चिकपी हो या कोई भी खरीफ क्रॉप, खरीफ पल्सेस हो, या फिर कहीं हम डाइकॉट प्लांट हो, उनके अंदर पाई जाती है टेप रूट सिस्टम, ठीक है। तो चिकपी के अंदर पाई जाती है स्ट्रॉन्ग टेप रूट सिस्टम। अब ये टेप रूट क्या है? एक आपने सुना होगा एडवेंटिजियस रूट। दो तरह की रूट होती हैं, टेप रूट और एडवेंटिजियस रूट, उनको फाइब्रस रूट भी कहते हैं, एडवेंटिजियस रूट को। थोड़ा सा देख लो, एक आपने इस तरह की रूट देखी होंगी, ठीक। एक रूट आपने ऐसी देखी होगी, ये इसी को कहते हैं टेप रूट, और ये जो होती हैं ये होती हैं आपकी एडवेंटिजियस रूट, ठीक है भाई। ये जो टेप रूट है ना, ये सभी डाइकॉट के अंदर पाई जाती है, और ये पाई जाती है मोनोकॉट के अंदर। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, नहीं तो वही काम करूंगा मैं जी। इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, टेप रूट सिस्टम, एडवेंटिजियस रूट सिस्टम, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, उनके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि चिकपी के अंदर कौन सी रूट पाई जाती है? ये टेप रूट सिस्टम। इसके अंदर ये क्या है? ये है आपका प्राइमरी, चलो यहीं से देख लो इसको, ये क्या है आपका प्राइमरी रूट, ठीक है। इसके अंदर फिर ये होती हैं आपकी सेकेंडरी रूट, ठीक है, और ये होती हैं आपकी टर्सरी रूट, ठीक। ये जो टर्सरी रूट है ना, और ये जो सेकेंडरी रूट है, प्राइमरी रूट नहीं, केवल टर्सरी और सेकेंडरी रूट के ऊपर पाए जाते हैं नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप्स में ही पाए जाते हैं, पल्सेस के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जो नोड्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये राइजोबियम बैक्टीरिया को इस नोड्यूल के अंदर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी मदद से ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अवेलेबल कराते हैं प्लांट के लिए, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो टेप रूट सिस्टम होती है, और इसी टेप रूट सिस्टम की सेकेंडरी और टर्सरी रूट पर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ आपके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर, इसको मिटा देता हूँ। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में क्या है भाई? सबसे पहला क्लाइमेट, मौसम कैसा चाहिए। सभी को पता है चिकपी चना जो है वो एक रबी क्रॉप है, ठीक है भाई। रबी क्रॉप का मतलब ये एक विंटर सीजन क्रॉप है, सर्दियों के मौसम में इसको ग्रो किया जाता है। इसको कैसा चाहिए? कूल टेम्परेचर चाहिए, इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर में ये ग्रो करती है। इसके अलावा ये जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के लिए, वो भी कब? फ्लावरिंग के स्टेज पर। अगर फ्लावरिंग स्टेज पर पाला पड़ गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी, खास करके फ्लावरिंग स्टेज पर। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि चिकपी जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए है? क्लाइमेटिक कंडीशन में फ्रॉस्ट के लिए। पाला नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़नी चाहिए, और अक्सर पड़ जाती है। कई एरिया में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर जनवरी और दिसंबर के महीने में जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तब पाला पड़ जाता है, ठीक है। और देखो भाई सॉइल की बात कर लो। सॉइल में सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, क्ले लोम सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्लॉडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, क्लॉडी प्लस साथ में अगर हम बात करें तो रफ सीड बेड। रफ सीड बेड से मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम खेत तैयार जब करेंगे, जब हम लैंड प्रिपरेशन करेंगे, तो मिट्टी में रोटावेटर या इस तरह की कोई भी जो सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रफ सीड बेड की ज़रूरत है। हमें मिट्टी को बारीक और भुरभुरा नहीं बनाना है, यहाँ पर डेलेदार मिट्टी और रफ सीड बेड ही चाहिए, काम कर जाती है। किसमें? चिकपी के प्रोडक्शन में। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि चिकपी के लिए एक मिट्टी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, क्लॉडी सॉइल और रफ सीड बेड। ठीक है भाई, और देखो मिट्टी तैयार हो गई, लैंड प्रिपरेशन कर लो। चलो ये तो सबके लिए एक जैसा ही है। लैंड प्रिपरेशन में क्या होगा, एक प्लॉइंग कर दो, कैसे करोगे भाई, एमबी प्लाउ से कर दो, 2 से 3 हैरोइंग चलाओ और एक बार प्लैंकिंग कर दो उसको लेवल करने के लिए। ठीक है जी, लैंड प्रिपरेशन हो गया। अब देखो क्लाइमेट देख लिया भाई, रबी सीजन आ गया, मिट्टी भी देख ली हमने, लैंड प्रिपरेशन फील्ड तैयार कर लिया हमने, खेत की तैयारी हो चुकी है। अब बुआई कर दो। कब करोगे बुआई, पहले तो सोइंग टाइम पे आ जाओ। सोइंग टाइम, चने की बुआई की जाती है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हम चने की सोइंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सोइंग करने में एक प्रॉब्लम है, चने के अंदर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो चने के अंदर बीमारी लगती है विल्ट डिसीज, और एक चने के अंदर इंसेक्ट है जिसका नाम है पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। सोइंग टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों से बचने के लिए। वो डिपेंड करेगा कि उस एनवायरनमेंट में जिस जगह पर आप चने की खेती कर रहे हो वहाँ पर विल्ट डिसीज़ का प्रकोप ज़्यादा है कि पॉड बोरर का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, इससे बहुत अफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हमने अर्ली सोइंग कर दी, अगर हमने जल्दी सोइंग कर दी, अर्ली सोइंग कर ली, तो हम पॉड बोरर से तो बच जाएंगे। इसको लिख लो, अगर हमने अर्ली सोइंग कर दी तो अर्ली सोइंग का फ़ायदा क्या है, ये प्रोटेक्ट कर लेगी किसको, पॉड बोरर से, पॉड बोरर से बच जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये ससेप्टेबल हो जाएगी फिर किसके लिए, विल्ट के लिए। ये नुकसान है, अर्ली सोइंग करने से पॉड बोरर से बच जाओगे लेकिन विल्ट से फिर नहीं बच पाओगे। और अगर आप लेट सोइंग करते हो तो भी समस्या है, लेट सोइंग कर दोगे तो फिर आप विल्ट से तो बच जाओगे लेकिन पॉड बोरर से फिर नहीं बच पाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में जहाँ आप चिकपी की खेती करोगे, चने की खेती करोगे, वहाँ पर प्रकोप किसका ज़्यादा है। अगर पॉड बोरर का प्रकोप ज़्यादा है तो फिर अर्ली सोइंग कर दो, और अगर विल्ट का प्रकोप ज़्यादा है तो फिर लेट सोइंग कर दो। ठीक है भाई, ये तो सोइंग टाइम देख लिया। अब आ जाओ सीड रेट पर, कितनी सीड रेट चाहिए। जनरली आपसे कोई पूछ ले तो 170 से लेके 100 kg पर हेक्टेयर, ये पूछने वाले पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई चने की सीड रेट बताओ, तो 70 से 100 kg पर हेक्टेयर आपको लिखनी है। अब वो सेपरेट भी पूछ सकता है, वो पूछ ले बताओ देसी चने की बताओ और काबुली की अलग से बताओ। तो देसी चने की पूछ ले तो 70 से 80 kg पर हेक्टेयर, ये किसके लिए है, देसी चने की। ठीक है भाई, काबुली चने की पूछ ले तो 90 से 100 kg पर हेक्टेयर, ये काबुली चने के लिए। ठीक भाई, सीड ट्रीटमेंट देख लो, सीड ट्रीटमेंट पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सीड ट्रीटमेंट वैसे तो थायरम से करते हैं, लेकिन थायरम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है राइजोबियम पर। यहाँ पर हम राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, तो जब राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करोगे, जैसा कि मैंने बताया तभी नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं, नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वे राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सीधी सी बात है, सीड ट्रीटमेंट राइजोबियम से क्यों कर रहे हैं, जिससे कि उस नोड्यूल के अंदर राइजोबियम की पॉपुलेशन अच्छी रह सके, राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा नंबर में रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन इस चने को मिल सकेगा। ठीक है भाई, स्पेसिंग की देख लो, दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिंग है। देसी चने की बात करें तो 30 × 10 सेंटीमीटर, ये किसके लिए है, देसी चने की। यहाँ अगर हम बात करें तो 45 × 10 सेंटीमीटर, ये आपकी काबुली चने के लिए हो गई। ठीक है भाई, ये आप लोग याद रखना। 30 × 30 का मतलब यहाँ पर क्या है, बार बार बताना नहीं पड़ेगा भाई, प्लांट टू प्लांट, और इसका मतलब सॉरी 30 का मतलब है आपका रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट है आपका 10। ऐसे यहाँ पर 45 मतलब आपका रो टू रो और 10 सेंटीमीटर आपका प्लांट टू प्लांट। सोइंग डेप्थ भी देख लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जिसके सीड छोटे होते हैं, जो सीड आकार में छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, उनकी हमेशा सुपरफिशियल सोइंग की जाती है, उनको ज़्यादा गहराई में नहीं बोया जाता। चने का सीड बड़ा होता है, बोल्ड साइज का होता है, इसलिए इसकी सोइंग डेप्थ भी गहराई में की जाती है। 8 से 10 सेंटीमीटर ये है मिनिमम। 8 सेंटीमीटर से तो हमें
गहरा बोना ही नहीं है, मिनिमम 8 सेंटीमीटर तक तो बोना ही बोना है। सोइंग डेप्थ हमें कम से कम एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर तो रखनी है, रेंज 8 से 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब आ जाओ NPK। अब ज़्यादा नहीं है, NPK देख लो क्या होता है, 20, 40, 20, इतना कम क्यों भाई? सीरियल्स क्रॉप में तो जो नाइट्रोजन था वो हमने देखा था कि 120 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर, 80 kg पर हेक्टेयर, इसको सिर्फ 20 kg पर हेक्टेयर। वो इसलिए क्योंकि चने के अंदर, चना का हो या पूरी, जो भी मैंने आपको बताया था अभी, कि पल्सेस क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि उनके अंदर उनके रूट्स में नोड्यूल बनते हैं और वे नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब कि जो पल्सेस क्रॉप है वो तो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति एटमॉस्फेयर से कर लेते हैं, इसलिए उनको कम नाइट्रोजन दिया जाता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि सर इतना भी क्यों दे रहे हो, फिर इसको भी मत दो। जब वो प्लांट पूरा नाइट्रोजन अपना एटमॉस्फेयर से ले रहा है तो ये 20 किलो भी क्यों दे रहे हो, इसको भी मत दो। ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा उसकी अर्ली स्टेज के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नोड्यूल्स में, और नोड्यूल्स पाए जाते हैं सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स पर, और जो नोड्यूल्स हैं उनको बनने में लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं। तो जो शुरू के 30 से 35 दिन है, जब तक नोड्यूल्स नहीं बन जाते तब तक तो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ 20 kg नाइट्रोजन देते हैं, सिर्फ उसकी अर्ली स्टेज तक। बेसल डोज में दे देते हैं इसी को। जैसे उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाता है, तो उसको नाइट्रोजन फिर नहीं दिया जाता। ठीक है, ये NPK। वीड मैनेजमेंट की बात कर लो। वीड मैनेजमेंट की बात है तो क्रिटिकल पीरियड जो है यहाँ पर वीड मैनेजमेंट का, वो 30 से 60 दिन का है। जिस दिन हमने फसल बोई है उसके 30 से 60 दिन तक सबसे ज़्यादा खरपतवार का कंपटीशन रहेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है इन दिनों इन दिनों में। यहाँ पर 2 कम से कम इंटर कल्टिवेशन करना है हमको, निदाई गुड़ाई 2 बार करनी है, एक 30वें दिन पर करो और दूसरे 50वें या 55वें दिन पर करो। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट पूछ लेते हैं केमिकल में कि कौन सा केमिकल डाला जाए। यहाँ पर प्री प्लांट में हम डाल सकते हैं फ्लूक्लोरालिन, ठीक है, और एक प्री इमरजेंस में हम डालते हैं यहाँ पर पेंडिमेथिलीन। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं केमिकल के नाम पर। ठीक, अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और वो है निपिंग। अब ये निपिंग क्या होती है वो देखो। एक काम करते हैं, इससे ऊपर को थोड़ा मिटा देते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया, 5 मिनट की क्लास और अपना चिकपी जो है वो फिनिश हो जाएगा। देखो, निपिंग की बात करें अपन, आप सभी ने देखा होगा चने का पौधा, इस तरह का चने का पौधा आप सभी ने देखा होगा। इसके अंदर जो पॉड बनते हैं, जो ग्रेन बनता है, वो कहाँ बनता है आप लोगों को पता है, उसकी लेटरल ब्रांचेस पर। ये उसकी क्या है, मेन ब्रांच है। क्या कभी मेन ब्रांच पर आपने देखा है कि पॉड बन रहा हो, दाना बन रहा हो? चने हमेशा कहाँ लगते हैं आपके, उसकी लेटरल ब्रांचेस पर ही आपकी जो पॉड जो है चने के अंदर, वो यहाँ बनते हैं। अब यहाँ पर एक फिनोमेना आपने सुना होगा, एपिकल डोमिनेंस। नहीं सुना तो देख लेना, और प्लांट फिजियोलॉजी में जब उसकी वीडियो बनाऊंगा तब उनको और अच्छे से समझा दूंगा। तो एक फिनोमेना होता है कौन सा, एपिकल डोमिनेंस। क्या होता है एपिकल डोमिनेंस में? यहाँ पर एक हार्मोन काम करता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ये तो सभी ने सुना होगा, हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये एपिकल बड, यानी ये जो है इसका टॉप पार्ट, इसी को कहते हैं क्या, एपिकल बड। तो इस एपिकल बड में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है इस ऑक्सिन हार्मोन की। इस ऑक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एपिकल बड में होती है। इसी वजह से इस प्लांट के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, जितना भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज सिंथेसिस जो होता है, वो सब कुछ यहीं आकर स्टोर होने लगता है। लेटरल ब्रांचेस में जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ पर होता है, इस एपिकल बड में। इस फिनोमेना को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब इस एपिकल बड की ग्रोथ डोमिनेट कर रही है किस पर, लेटरल बड पर। एपिकल डोमिनेंस में जो लेटरल बड होती हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, और हमें तो लेटरल ग्रोथ ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो दाने हैं, जो सीड है, वो कहाँ बन रहा है, लेटरल ब्रांचेस पर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को काट देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, कट कर देते हैं, एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं।
और इस एपिकल बड को रिमूव करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है निपिंग। तो निपिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एपिकल बड। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जब एपिकल बड काट देंगे तो ना ही वहाँ पर एपिकल डोमिनेंस रहेगा, ना रहेगी एपिकल बड, ना रहेगा एपिकल डोमिनेंस, ना होगी कोई ऑक्सीजन की एक्टिविटी। तो जितना भी फूड मटेरियल है वो सब लेटरल ब्रांचेस में जाएगा और ग्रोथ अच्छी होगी और हमारा जो सीड है वो अच्छा बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निपिंग क्या होती है? तो सिंपली रिमूवल ऑफ एपिकल बड। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निपिंग कब की जाती है? 30 से 35 दिन बाद की जाती है। ये भी पूछते हैं कि किस हाइट पर की जाती है? जब प्लांट की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तब इसको की जाती है। ठीक है। क्यों की जाती है? निपिंग की बड की जाती है आपकी टू प्रमोट द लेटरल ब्रांचेस, टू प्रमोट द लेटरल ब्रांचेस एंड फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावरिंग भी कहाँ होती है? लेटरल ब्रांचेस पर। फ्लावरिंग के बाद उसमें सीड बनेगा। तो ये निपिंग प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सीधे हार्वेस्टिंग पर। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? अभी देखो सिंपल है, जब इसकी पत्तियां सूख कर ब्राउन कलर की हो जाए तब हमें हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। ठीक है भाई। हार्वेस्टिंग में क्या करना है? पूरे प्लांट को कट कर लो और उनको काटने के बाद फील्ड में ही या फिर उनको कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर 5 से 6 दिन तक ड्राई करते हैं उनको सन में। आपने देखा होगा थ्रेसिंग करने से पहले उसको डायरेक्ट थ्रेसिंग नहीं करते, पहले काट देते हैं और फील्ड में ही छोड़ देते हैं, या फिर उनको अपने जहाँ पर हम उसकी अब थ्रेसिंग करने वाले हैं उस जगह पर ले जाते हैं उन कटे हुए प्लांट को और वहाँ पर 5 से 6 दिन तक छोड़ देते हैं सूरज में सुखाने के लिए। उसके बाद उसकी थ्रेसिंग करते हैं, उसकी सीड जो है उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। थ्रेसिंग करने के बाद स्टोरेज कर लो भाई। स्टोरेज करेंगे अपन 12% मॉइस्चर कंटेंट पर हम इसको स्टोर करते हैं। उपज पे पूछ लेते हैं, उपज कितनी होती है? 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। ठीक है भाई। अब क्या रह गया है डिस्कस करने के लिए? वैरायटी की बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 वैरायटी यहाँ पर याद रखना, सिर्फ 2, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक पूछ लेते हैं कि भाई विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है? विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी यहाँ पर है अवरोधी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक पूछ लेते हैं म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? चने की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो म्यूटेंट वैरायटी है RS11, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये अपना चिकपी पूरा कंप्लीट हो गया, कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है भाई। अरे भाई देखो एक चीज़ तो छोड़ ही दी हमने, इसलिए मुझे फिर से वापस आना पड़ा। ये छोटी सी वीडियो क्लिप फिर से बनानी पड़ेगी और उसे मर्ज करनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी हमने, न्यूट्रिएंट कंडीशन। शायद इस पर हमने चर्चा नहीं की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहीं से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जितनी भी पल्सेस क्रॉप है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके प्रोटीन के ऊपर, कि कितना प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है। चिकपी के अंदर प्रोटीन होता है 21.1%। ठीक है भाई, 21.1%। 4.5% इसके अंदर होता है फैट, 67.5% इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक, अब हो गया फिनिश। अब भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो बता देना।